हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है लवली निगम और आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ 8 अक्टूबर 2024 का। यूट्यूब पे मेरा पेज है लर्निंग विद लवली। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ जिसमें गवर्नमेंट मिशन एंड स्कीम्स को भी मैं कवर करती हूँ। अगर आपको मेरे करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी जहाँ पे मैं करंट अफेयर्स के पीडीएफ को प्रोवाइड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। To fight against child marriage and encourage girls to continue their education, which state launched Nijut Moina scheme? तो रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने निजुत मोइना स्कीम को लॉन्च किया है और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि 2026 तक वहाँ पे जो चाइल्ड मैरिज हो रहा है उसको कम किया जा सके और मिनिमम 10 लाख गर्ल्स को एजुकेशन की फील्ड में भी हेल्प की जाएगी। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। इस स्कीम के तहत असम गवर्नमेंट क्लास 11 से लेकर के पीजी तक फाइनेंशियल बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगी। जो भी लड़कियां क्लास 11th एंड 12th में हैं उसको मंथली बेसिस पे 1000 रुपीज दिया जाएगा। सिमिलरली जो अंडर ग्रेजुएशन में है उनको 1250 रुपीज मंथली बेसिस पे दिया जाएगा और जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रही हैं उनको 2500 रुपीज दिया जाएगा। लेकिन इसको अवेल करने के दो कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट ने रखी है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि वो रेगुलर स्कूल जानी चाहिए या रेगुलर स्कूल या कॉलेज जो भी कर रही हैं उसको अटेंड करना पड़ेगा और दूसरा कंडीशन ये है कि जब तक कि वो अपनी पीजी की डिग्री अवेल नहीं कर लेती हैं तब तक कि वो मैरिज को पोस्टपोन करेंगी। सो इस पर्पज से इनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि उनके एजुकेशन में किसी भी तरह की कोई भी बाधा ना आए। लेकिन ये स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी बेटियों के लिए नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव असम गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। Which bank granted $500 million loan to International Finance Corporation for scaling up blue finance and green project in India? आइए सबसे पहले तो समझते हैं कि ब्लू फाइनेंस प्रोजेक्ट होता क्या है। ब्लू फाइनेंस प्रोजेक्ट वो सभी प्रोजेक्ट होते हैं जो कि ओशियन फ्रेंडली होते हैं, वाटर मैनेजमेंट पे काम करते हैं एंड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं। ब्लू फाइनेंस प्रोजेक्ट जैसे कि वाटर सैनिटेशन प्रोजेक्ट हो गया, इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करने वाले प्रोजेक्ट हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बेस्ड प्रोजेक्ट हो गए और ओशन प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने वाले प्रोजेक्ट हो गए। प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने वाले प्रोजेक्ट भी ब्लू फाइनेंस प्रोजेक्ट के अंदर में आते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को एक्सिस बैंक ने $500 मिलियन का लोन दिया है और ये जो लोन है ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से सबसे ज्यादा अमाउंट का लोन है इन ब्लू फाइनेंस। इसके पहले भी 2020 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने $1.9 मिलियन का लोन लिया था फॉर ब्लू फाइनेंस प्रोजेक्ट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1956 में फाउंड हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। इसकी पेरेंट कंपनी है वर्ल्ड बैंक। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई एंड इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। इसके अलावा आरबीएल बैंक ने भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था और यस बैंक ने रुपे एंड पीओपी फिनटेक कंपनी के साथ मिलकर के भी फर्स्ट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था और एक्सिस बैंक ने वीजा आईएनसी के साथ मिलकर के प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था जो कि अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड था। नेक्स्ट, Government of India has introduced National Anubhav Award schemes, which now include employee from central public sector undertakings and public sector banks. This platform is supported under which department? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अनुभव प्लेटफॉर्म था क्या। अनुभव प्लेटफॉर्म को 2015 में लॉन्च किया गया था। जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं एंड रिटायरिंग एम्प्लॉई हैं उनके लिए इस प्लेटफॉर्म पे वो अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर करते थे जिससे कि फ्यूचर एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट मिल सकता था और जिस भी एम्प्लॉय की स्टोरी आउटस्टैंडिंग लगती थी, अच्छी लगती थी, उनको एनुअल अनुभव अवार्ड दिया जाता था। अभी तक टोटल 59 एनुअल अवार्ड दिया जा चुका है। लेकिन अभी नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम 2025 को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के तहत सिर्फ रिटायर्ड एंड रिटायरिंग एम्प्लॉय ही नहीं, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गए या पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉय हो गए वो भी अपनी स्टोरीज कवर कर सकते हैं और अगर उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उनको भी अवार्ड मिल सकता है।
ये स्टोरीज पब्लिश करने की डेडलाइन 31 मार्च 2025 तक की ही है और जिस भी एम्प्लॉय का स्टोरी अच्छा लगेगा उसमें से 5 एम्प्लॉयज को अनुभव अवार्ड मिलेगा और 10 जूरी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, Rajasthan government and REC Limited, Rural Electrification Corporation, signed a memorandum of understanding to finance infrastructure project. As per this agreement, REC will provide how much amount on annual basis. तो राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा एंड मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने आरईसी लिमिटेड के साथ मिलकर के राजस्थान की पावर्ड सेक्टर एंड नॉन पावर्ड सेक्टर के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। नॉन पावर्ड सेक्टर जैसे स्टील हो गया, आईटी सेक्टर, मेट्रो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, इन सब के लिए भी ये प्रोजेक्ट साइन हुआ है। ये प्रोजेक्ट 6 साल के लिए साइन किया गया है और इसमें 3 लाख करोड़ तक का फाइनेंशियल हेल्प रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा और एनुअल बेसिस पे 50,000 करोड़ तक की फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी। पहले ये 20,000 करोड़ था जिसको बढ़ा करके अभी 50,000 करोड़ किया गया है। नेक्स्ट, HDFC Bank has announced the sale of its entire 100% stake in HDFC Education and Development Service Private Limited to Vama Sundari Investment in all cash deal amounting to how much crore? तो HDFC बैंक ने 100% स्टेक अपना डाइवेस्ट करने का सोचा है। डाइवेस्टिंग का मतलब क्या होता है? ये इन्वेस्टमेंट का अपोजिट होता है। इसका मतलब होता है जो भी एसेट है उसको पार्शियली या फुल्ली बेसिस पे बेच देना। सेलिंग ऑफ एसेट ऑन पार्शियली और फुल्ली बेसिस। तो एचडीएफसी बैंक अपने 100% स्टेक को बेचेगी किसको? वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट। ये डील दो फेज में की जाएगी। फर्स्ट 91% स्टेक इसका 31 अक्टूबर को बेचा जाएगा एंड रिमेनिंग जो 9% स्टेक है वो 30 जून को किया जाएगा। ये डील टोटल 192 करोड़ की हुई है एंड द सेलिंग प्राइस पर शेयर इज रुपीज 9.60। एचडीएफसी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने मार्च 2024 में अपना इनकम 18.18 करोड़ का दिखाया है और इसकी टोटल एसेट वैल्यूएशन 197.05 करोड़ है। हालांकि इस डील के बाद एचडीएफसी का शेयर्स बहुत ज़्यादा नीचे भी गया था। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट, Rajnath Singh launched two key initiatives, Aditi 2.0 and Disk 12, at Def Connect 4.0 in Delhi. This initiative will focus on which key area? राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अदिति 2.0 एंड डिस्क 12 इनिशिएटिव को लॉन्च किया है फॉर डिफेंस सेक्टर, डिफेंस इनोवेशन एंड रिसर्च। इन दोनों इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है जो डिफेंस सेक्टर्स है उसको मजबूत बनाना। अदिति 2.0 इनिशिएटिव टोटल 19 टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को फोकस करेगा। ये 19 टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस कुछ ऐसे होंगे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी बेस्ड चैलेंजेस हो गए, एंटी ड्रोन चैलेंजेस, एंटी ड्रोन चैलेंजेस हो गए, मिलिट्री कम्युनिकेशन चैलेंजेस हो गए। और गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि जो भी इन चैलेंजेस का सॉल्यूशन देगा उसको 25 करोड़ तक का फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। सिमिलरली जो डिस्क 12 इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है ये डिफेंस सेक्टर के स्टार्टअप चैलेंजेस को डील करने के लिए लॉन्च हुआ है। जो स्टार्टअप से रिलेटेड चैलेंजेस डिफेंस सेक्टर फेस कर रहा है उसके लिए, और इसके अंदर टोटल 41 चैलेंजेस को फेस किया जाएगा और डील किया जाएगा। पहले की तरह इसमें भी जो भी सॉल्यूशंस को ले आएगा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1.50 करोड़ तक के फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। इसके पहले भी डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं जैसे इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेशन इनिशिएटिव, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेशन इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया था अंडर अटल इनोवेशन मिशन। और ये इनिशिएटिव भी डिफेंस के स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेस पर फोकस करता था और अभी तक टोटल 450 कंपनीज ऐसी हैं जिसने डिफेंस सेक्टर के साथ टाई अप किया है फॉर स्टार्टअप पर्पस। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक हैज ग्रांटेड हाउ मच लोन टू श्रीलंका अंडर इट्स डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग प्रोग्राम। डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग प्रोग्राम ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी कंट्री के पोवर्टी को कम करने के लिए, वहाँ के क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं उनको डील करने के लिए एंड वहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाने के लिए लॉन्च किया जाता है जिससे कि वहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव किया जा सके।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका इज़ फेसिंग सम इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, तो वहाँ की पॉवर्टी को कम करने के लिए और फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए सेकेंड फेज़ ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग लॉन्च हुआ है। इसका फर्स्ट फेज़ लॉन्च किया गया था 2023 में और इस फर्स्ट फेज़ के तहत श्रीलंका को $500 मिलियन का फाइनेंस हुआ था और अभी वर्ल्ड बैंक $200 मिलियन का फाइनेंस प्रोवाइड करेगा टू श्रीलंका, जिससे कि उसकी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, पॉवर्टी को कम किया जा सके और फाइनेंशियल क्राइसिस को भी अवॉइड किया जा सके। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी एंड इसके प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा। अजय बंगा। इसके पहले भी वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को बहुत तरीके के लोन दिए हैं, जैसे $1.5 मिलियन का लोन दिया फॉर लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट। महाराष्ट्र के दक्ष प्रोग्राम के लिए $195 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक ने दिया है और वेस्ट बंगाल में ट्रेड को बढ़ाने के लिए एंड उसकी लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए $150 मिलियन का भी लोन वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिया गया है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, उसकी करेंसी है श्रीलंकन रुपीज एंड रिसेंटली वहाँ की प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई है हारिनी अमर सुरैया। Next, India took part in the 44th session of the Codex Committee of Nutrition and Food for Special Dietary Uses. This session held in which country? तो कोडेक्स कमिटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजर्स 1966 में स्टैब्लिश किया गया था। इसको स्टैब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फूड स्टैंडर्ड है उसको सेट किया जा सके, प्रोडक्ट लेबलिंग के ऊपर ध्यान दिया जा सके और जो बच्चे हैं उनके इन्फैंट के लिए भी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं उनको सेट किया जा सके, उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड की जा सके। इसका 44th सेशन हुआ है वो जर्मनी में हुआ है। जर्मनी के ड्रेसडन में इसका 44th सेशन हुआ है। इंडिया भी इस सेशन में पार्टिसिपेट किया था और इंडिया की तरफ से भी बहुत सारे गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं इस सेशन में, जैसे कि इंडिया ने न्यूट्रिशन रेफरेंस वैल्यू से रिलेटेड गाइडलाइन दिया है उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 1 से 1.5 साल के बीच में आती है। साथ ही साथ इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है जो प्रोबायोटिक गाइडलाइन है प्रोबायोटिक गाइडलाइन को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि ये प्रोबायोटिक गाइडलाइन 2001 एंड 2002 के ऊपर बेस्ड है जो कि बहुत पुराना हो चुका है। तो अब की न्यूट्रिशंस वैल्यू को देख करके इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है इसको रिवाइज करने का। न्यूजीलैंड और कनाडा ने भी इसको सपोर्ट किया है टू चेंज दिस प्रोबायोटिक गाइडलाइन। नेक्स्ट, to boost connectivity, strengthen economic ties, and to ease the country's foreign exchange crisis, Maldives has signed an agreement with which country for $750 million currency swap? तो इन दिनों मालदीव्स इज फेसिंग सम काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस क्राइसिस। इसमें उनके जीडीपी का 110% उनको एक्सटर्नल क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है और ये क्यों? बिकॉज ऑफ देयर लोन जो कि उन्होंने चाइना से लिया है। तो इसको डील करने के लिए मालदीव्स हैज साइन एन एग्रीमेंट फॉर $750 मिलियन और वो इंडिया के साथ किया है। इसके अलावा उन्होंने न्यू रनवे को भी इनॉग्रेट किया है, हानी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और रुपे क्रेडिट कार्ड को भी लॉन्च किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कॉपरेशन एंड टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए। ये एग्रीमेंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू के बीच में हुआ है। लेट्स फोकस ऑन सम इम्पोर्टेंट डेज। इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व ऑन 8 अक्टूबर एंड द थीम वॉज भारतीय वायु सेना सक्षम, सशक्त एंड आत्मनिर्भर। और कुछ अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं उसको भी ध्यान रखते हैं। एयर मार्शल एसपी धारकर अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर शरद कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज बीसीसीआई's न्यू चीफ ऑफ एंटी करप्शन यूनिट। अजित विनायक गुप्ते हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू जर्मनी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे।